नमस्कार, मैं आरती यादव और आज यहाँ पर हम पेपर का एनालिसिस करेंगे। जो बच्चे कल 4 जून को बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए गए थे उसी का पेपर है। मेरे पास बच्चों के द्वारा भेजे हुए क्वेश्चन है जो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी जी के क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन मेरे पास आए हुए वो सभी क्वेश्चन हम आपको आज की वीडियो में सॉल्व कराने की कोशिश पूरी करेंगे। जैसे उन्होंने क्वेश्चन भेजे वैसे ही हम आपको सॉल्व कराएंगे। किसी के ऑप्शन है, किसी के नहीं है, लेकिन हम आपको क्वेश्चन दिखा देंगे, ठीक है। दूसरी बात, बच्चों ने कमेंट करके बताया हुआ है कि मैम पेपर ज्यादा कठिन नहीं था। पेपर से जो क्वेश्चन आए हुए थे वो आपके थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन थे। फिजिक्स केमिस्ट्री में ज्यादा न्यूमेरिकल भी नहीं आए हुए थे। 4-5 बता रहे कि फिजिक्स में आए हुए थे, लगभग 2-3 बता रहे कि केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल पूछे गए थे। शेष सभी जो भी क्वेश्चन थे वो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन थे। जीके क्वेश्चन जो भी हमने देखे हुए वो ऐसे क्वेश्चन थे जो हमने लगभग आपको 10-20 दिनों के अंदर अंदर में आपको पढ़ाया हुआ है। बहुत सारे क्वेश्चन हमने देखे कि उन क्लासों से मुझे देखने को मिले हैं। अब वो आपको पता है, आपने वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि पेपर कैसे आया, मैम ने पढ़ाया या नहीं पढ़ाया, ये आप सभी को पता होगा। मैं नहीं कह सकते कि हमने ही पूरा पेपर पढ़ाया हुआ, मेरा ही आया हुआ है, ये बिल्कुल भी नहीं कहेंगे, क्योंकि हमने केवल आपको बायोलॉजी पढ़ाई। साथ ही साथ हमने आपको जीके क्वेश्चन कराए हुए थे, नर्सिंग एप्टीट्यूड के कराए थे, कुछ क्वेश्चन हमने फिजिक्स के आपको कराए हुए थे। उनमें से आपकी उन क्लासों में से काफी क्वेश्चन हमने जो देखे यहाँ पर जो बच्चों ने मेरे पास भेजे हुए वो आए हैं, लेकिन अब आपको पता होगा कि आए या नहीं आए। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए। और दूसरी बात, पेपर एनालिसिस करेंगे तो आपको साथ ही साथ ये भी पता चल जाएगा कि किस क्लास से पेपर आया था, 11 से आया कि 12 से ज्यादा क्वेश्चन आए, आंसर की कब आएगी, ये भी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, जिससे आगे की अपडेट आपको लगातार हमारे द्वारा वही सटीक जानकारी के साथ मिलती रहे। तो देखो, सबसे पहला जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 12th क्लास का क्वेश्चन है। 12th क्लास का जो 7 चैप्टर है आपका विकास चैप्टर, उसी चैप्टर से ये क्वेश्चन आया हुआ था। ये क्वेश्चन हमने आपको 3 जून को सॉल्व कराया हुआ है। ये देखिए क्वेश्चन आया हुआ है, मेरे पास बच्चों ने भेजे हैं तो हमें तो पता नहीं है ना, तो हम पेपर देने के लिए गए हुए हैं। मेरे पास भेजे गए क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन यदि आपका आया है तो ये 3 जून को हमने क्वेश्चन आपको कराया हुआ था। मैंने आपको बताया था कि होमोलॉगस के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। एग्जाम्पल एक आपका होमोलॉगस का है मनुष्य के हाथ, मनुष्य का जो हाथ होता है वो भी होमोलॉगस का उदाहरण है। मनुष्य के हाथ, घोड़े के अग्रपाद और भेल के चप्पू, ये सब आपके होमोलॉगस के उदाहरण है। साथ ही साथ आपने एक उदाहरण हमने और बताया था बोगेनविलिया के कांटे। बोगेनविलिया के कांटे और कुकुरबिटेसी कुल के पादप जो होते हैं उनमें जो टेंड्रल पाए जाते हैं, प्रतान पाए जाते हैं, सारा प्रदान जो करते हैं, सपोर्ट देते हैं, वो आपका होमोलॉगस का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? होमोलॉगस का उदाहरण है। अब कौन सा एग्जाम्पल उसमें दिया था ये तो नहीं पता मुझे। आगे आपसे क्वेश्चन पूछा गया, मेरे पास बच्ची ने क्वेश्चन भेजे बहुत सारे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद उसका। मेरे पास उन्होंने कम से कम लगभग 20-25 क्वेश्चन भेजे हुए हैं जो बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री सबके क्वेश्चन है। तो इसके लिए उनको सबसे पहले धन्यवाद देना चाहते हैं। और जो बच्चों ने कमेंट करके क्वेश्चन भेजे उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, जो आपने मेरे पास कमेंट करके क्वेश्चन भेजे हुए हैं। उतनी एक आपको और भी क्वेश्चन पता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में तो आप भेज दीजिएगा, हम उनको भी सॉल्व आपको करा देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द पीरियड बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये क्वेश्चन आपका क्लास 12th बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर। सबसे पहले जब भी हमने आपका फर्स्ट चैप्टर कराया होगा तो ये क्वेश्चन हमने आपको जरूर कराया होगा, नहीं तो आप क्लास खोल के देख सकते हो। क्वेश्चन हमने कई बार कराया हुआ है कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी बर्थ से लेकर और जो नेचुरल डेथ यानी कि जन्म और प्राकृतिक मृत्यु के बीच के समय को क्या कहते हैं, जन्म और प्राकृतिक मृत्यु के बीच के समय को क्या कहा जाता है, तो उसे आप सभी को पता है, इसे लाइफ स्पेन कहा जाता है, जीवन अवधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाइफ स्पेन के नाम से इसे जाना जाता है, यानी जीवन अवधि कहा जाता है। जन्म और प्राकृतिक मृत्यु के बीच का जो समय होता है किसी जीव का, उसे ही हम क्या कहते हैं? लाइफ स्पेन कहते हैं। यदि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत जाता है, 4-5 क्वेश्चन, 6, 7, 10 क्वेश्चन यदि आपके गलत हो जाते हैं तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सभी अपने आप में 100% नहीं होते, हम पर भी गलती होती है, आप पर भी गलती होती है। और दूसरी बात, टेंशन आप बिल्कुल भी मत लीजिएगा जब तक आपका रिजल्ट ना आ जाए। रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा, बिल्कुल एक्यूरेट नंबर आपको तभी पता चलेंगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही गए हुए, कितने नंबर आपके आए हुए हैं। तो अभी टेंशन लेने की जरूरत किसी को नहीं है, चाहे आपने पेपर अच्छा हुआ हो चाहे बेकार हुआ हो, ठीक है।
अब क्वेश्चन एक आपसे पूछा गया, क्वेश्चन हमने आपको कई बार कराया है। विच डिसीज इज कॉल्ड बाय प्रोटीन डिफिशियंसी, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो प्रोटीन की कमी से आपके दो रोग होते हैं, एक मराइस्मस होता है। आप कौन से एग्जाम्पल दिए थे उसमें, वो उदाहरण दिए, वो सॉरी ऑप्शन दिए हुए थे, वो तो नहीं बता सकते। मराइस्मस है एक आपका, एक क्वासियोरकर है, क्वासियोरकर। ये दोनों ही रोग आपके प्रोटीन की कमी से होते हैं, ठीक है। आप कौन सा दिया था वो आप टिक करके आए होंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है वो फिजिक्स का क्वेश्चन है, 12th क्लास की। ऑप्टिकल फाइबर वर्क ऑन विच प्रिंसिपल, जो ऑप्टिकल फाइबर होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो मैंने आपको बताया हुआ क्लास, आप फिजिक्स की जब देखेंगे खोल के, तो हमने ये क्वेश्चन आपको 2-3 बार सॉल्व कराया है, नहीं तो आप देख सकते हो क्लास खोल कर, ठीक है। तो ऑप्टिकल फाइबर जो होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो हमने आपको बताया था टोटल इंटरनल, यानी कि पूर्ण आंतरिक, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर यह कार्य करता है, जिसे हिंदी में कहा जाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के हमने और भी आपको उदाहरण बताए थे, जैसे मारीचिका का बनना, ये सब आपके टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के उदाहरण है। और जो बच्चे आप पैरामेडिकल का एग्जाम देने के लिए जाएंगे वो इस क्लास को जरूर देखिएगा, जिससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जा रहे हैं, क्योंकि पैरामेडिकल का पेपर भी अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी कराएगी, तो आपको इससे पता चल जाएगा कि पेपर किस प्रकार से पूछा जा रहा है, ठीक है, किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। आगे आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है ये आपसे केमिस्ट्री का क्वेश्चन है विच इज द फ्री स्टेट मेटल, इनमें से ऐसा कौन सा है मेटल धातु है जो फ्री स्टेट में है, यानी कि स्वतंत्र अवस्था में है? तो वो आपका है, बहुत सारे दिए थे उदाहरण उसमें, तो उसमें आप कौन सा ऑप्शन दिया था तो ये पता नहीं, लेकिन इसका आंसर आपका गोल्ड हो जाएगा, प्लेटिनम हो जाएगा, आपका कॉपर हो जाएगा, ठीक है, सिल्वर हो जाएगा आपका। ये सब आपके फ्री स्टेट मेटल है, ये सभी आपके कैसे फ्री स्टेट मेटल है, गोल्ड है, सिल्वर है, प्लेटिनम है और कॉपर है आपका, ठीक है। और उसमें क्या क्वेश्चन यही था या दूसरा कोई क्वेश्चन था, आप मुझे कमेंट करके बता भी सकते हो। मेरे पास जैसे क्वेश्चन भेजे हुए बच्चों ने वैसे ही हम आपको सॉल्व करा रहे हैं, ठीक है। आप ये ना कहें कि आप कहाँ से ये क्वेश्चन ले आए, ठीक है, मैं पहले ही बता देते आपको। यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की इकाई आपसे पूछी गई थी, तो चुंबकीय क्षेत्र का जो एसआई मात्रक होता है, एसआई मात्रक आपसे पूछा गया है, तो वो आपका होता है टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक जो आपका होता है वो क्या होता है? टेस्ला होता है। अब यहाँ पर क्या पूछा गया था क्वेश्चन, ये तो नहीं मुझे पता है, लेकिन क्वेश्चन क्वेश्चन आपका यही पूछा गया था। उसके ऑप्शन किस आधार पर थे? एसआई मात्रक पर थे आधारित, के अदर ऑप्शन थे आपके, तो वो आपको पता होना चाहिए। यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है, एसआई यूनिट जो है वो आपकी टेस्ला होती है। क्या होती है? टेस्ला, ठीक है। आगे देखिए, आगे आपसे क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन हमने कई बार क्लासों में सॉल्व कराया हुआ है कि मसल एंड बोन कनेक्ट, यानी जो पेशियां होती हैं वो बोन से किस ऊतक के द्वारा जुड़ी होती हैं। तो आप सभी को पता है जब भी बोन टू बोन पूछा जाए, बोन टू बोन जो होती है, हड्डी टू हड्डी जो जुड़ेगी, हड्डी जो है वो हड्डी से किस ऊतक के द्वारा जुड़ती है? तो वो तो आपके लिगामेंट के द्वारा जुड़ती है। किसके द्वारा? लिगामेंट के द्वारा। जबकि मसल टू बोन जब भी जुड़ती है वो टेंडन के द्वारा, यानी कंडरा। कंडरा यानी एक प्रकार का ऊतक है, संयोजी ऊतक है, कनेक्टिव टिश्यू है, जिसके सहायता से हमारी मसल टू बोन कनेक्ट होती है। मसल जो है वो हड्डी से किस ऊतक की सहायता से कनेक्ट होती है? तो वो टेंडन यानी कि कंडरा के द्वारा कनेक्ट होती है। जबकि हड्डी और हड्डी जुड़ेगी तो वहां पर लिगामेंट होगा। क्या होगा आपका? लिगामेंट, ठीक है। तो ये हमने आपको कई बार क्वेश्चन कराया हुआ है। आगे आपका क्वेश्चन जो पूछा गया वो फिजिक्स का क्वेश्चन है। यहाँ पर 12th क्लास की फिजिक्स का क्वेश्चन है ये आपका। आप देखते जाएं कि किस क्लास से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। हम यहाँ पर बता रहे हैं आपको, व्हाट टाइप ऑफ वाइब्रेशन डज ए सितार स्ट्रिंग प्रोड्यूस, यानी सितार तार किस प्रकार की वाइब्रेशन उत्पन्न करता है। जो सितार तार होता है आपका वो किस प्रकार की वाइब्रेशन करता है। तो उसमें ऑप्शन आपको ये दिया है, तो उसका आंसर यही होगा। ऑप्शन इसका राइट होगा वो ट्रांसवर्स स्टैंडिंग वेव्स, ट्रांसवर्स स्टैंडिंग वेव्स। ये आपके ये तो ऑप्शन ये दिया है तो अच्छी बात है। अब उसमें ऑप्शन किस प्रकार से दिया है तो ये तो नहीं पता मुझे, लेकिन इसका आंसर आपका होगा अनुप्रस्थ अप्रगामी। इसका जो हिंदी में अर्थ होगा वो अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंगे जो है वो सितार आपकी उत्पन्न करती है। तो किस प्रकार का क्वेश्चन था, उसमें ऑप्शन क्या थे ये आपको पता होगा जो बच्चे एग्जाम देने के लिए गए हुए थे कल। आगे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि नेशनल गेम कौन सा, ये जीके का क्वेश्चन है।
आप सभी को पता होगा, बहुत ही सरल क्वेश्चन है जो कक्षा 6 4 के बच्चे भी जानते हैं कि नेशनल गेम क्या है, हमारा राष्ट्रीय खेल क्या है। तो राष्ट्रीय खेल जो आपका है वो क्या है, हॉकी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। जो राष्ट्रीय खेल आपका है वो क्या है, हॉकी है हमारा। आगे देखो, आगे आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि ब्लड बैंक ऑफ द ह्यूमन बॉडी, कि हमारे शरीर में जो किस अंग को ब्लड बैंक कहा जाता है, हमारे शरीर में किस अंग को ब्लड बैंक कहा जाता है। एक क्वेश्चन शायद पूछा गया यहाँ पर, किस अंग को ग्रेवयार्ड कहा जाता है, शायद ये क्वेश्चन है। या तो क्वेश्चन आपका ये पूछा गया कि किस अंग को ग्रेवयार्ड कहा जाता है। तो ग्रेवयार्ड या तो पूछा गया क्वेश्चन, तो उसका आंसर आपका स्प्लीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उसका आंसर जो होगा वो आपका स्प्लीन हो जाएगा, और इसका भी जो आंसर होगा वो भी आपका स्प्लीन ही होगा। ब्लड बैंक ऑफ द ह्यूमन बॉडी किसे कहा जाता है, तो वो स्प्लीन यानी कि प्लिया को कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे आपसे उत्तर प्रदेश की कैपिटल पूछी गई थी। ये जीके का क्वेश्चन है, आपके लिए पूछा गया था व्हाट इज द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश। तो ये तो सभी को पता है, लखनऊ है आपकी। क्या है आपकी, लखनऊ। उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो आपकी क्या है, लखनऊ है। ये जीके का क्वेश्चन आपका था। ठीक है, जीके में कुछ क्वेश्चन आपके खेल से भी पूछे गए थे, कुछ क्वेश्चन आपके अवार्ड से पूछे गए थे, मेरे पास बच्चों ने भेजे हुए थे। कुछ क्वेश्चन और हैं, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एक क्वेश्चन ये आपसे पूछा गया जीके का। यह क्वेश्चन आपका ये था कि फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब बच्चों ने मेरे पास क्वेश्चन भेजा है, दोनों क्वेश्चन मेरे पास आए हुए थे, तो तभी हम दोनों आपके लिए लेकर आए। अब ये आया है कि ये आया या दोनों क्वेश्चन आए हैं, तो ये तो नहीं पता है, लेकिन हम आपको दोनों ही सॉल्व करा देते हैं। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पूछा जाए तो वो तो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। हमने आपको अभी बताया था, लगभग 3-4 दिन पहले वीडियो बनाई हुई थई जीके की, तभी हमने आपको इस क्वेश्चन के बारे में बताया था कि जो आपके पहले राष्ट्रपति हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, जो 1950 से लेकर 1962 ईस्वी तक रहे हुए थे पद पर। 12 वर्षों तक इन्होंने कार्यकाल संभाला, यानी कि कार्यभार पूरा संभाला। और सबसे ज्यादा दिनों तक यदि रहे हुए कोई राष्ट्रपति तो वो आपका कौन रहा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन जब भी आपसे महिलाओं में पूछा जाए तो महिलाओं में आपका जो है वो कौन है, तो प्रतिभा देवी पाटिल। प्रतिभा देवी पाटिल जो है, प्रतिभा देवी पाटिल, यानी ये आपकी महिलाओं में फर्स्ट कौन बनी थी, प्रेसिडेंट बनी हुई थी। कब बनी थी, ये भी हमने आपको वीडियो में बताया था। हमने 3-4 बार आपको सभी राष्ट्रपतियों के नाम भी दिखाए थे कि कौन राष्ट्रपति कब बना था, कितने नंबर का है, ये सब हमने आपको बताया हुआ था। यदि आपने देखी हुई वीडियो तो आपको पता भी होगा कि प्रतिभा देवी पाटिल जो है वो कितने नंबर की बनी थी और कब बनी हुई थी। ठीक है, आगे देखिए, आगे आपसे क्वेश्चन फिजिक्स का पूछा गया है, 12th क्लास से क्वेश्चन है। मैंने आप सभी से कहा था कि ये चैप्टर जो आपका है मात्रक एवं मापन, मात्रक एवं मापन जो चैप्टर है आपका मेजरमेंट वाला, जो 11th क्लास का चैप्टर है, 11th क्लास का ये चैप्टर है। लेकिन आपको 12th क्लास में भी मात्रक मिल जाते हैं, जो चैप्टर बाय चैप्टर मिल जाते हैं। लेकिन 11th क्लास का ये जो फर्स्ट चैप्टर है, इसे सभी स्टूडेंट जरूर पढ़ के जाएं, जो पैरामेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप बीएससी नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं, जो एम्स बीएससी नर्सिंग की कर रहे हैं, वो सभी स्टूडेंट इस चैप्टर को जरूर पढ़ के जाएं। इस चैप्टर को आप सभी लोग जरूर पढ़ के जाइएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन आपसे पूछा गया नर्सिंग एप्टीट्यूड से। बच्चे बता रहे कि नर्सिंग एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चन है थोड़ा कठिन थे, समझ में नहीं ज्यादा आ रहे थे, लेकिन क्वेश्चन कुछ सही थे, कुछ आपके थोड़ा हटके थे, जो हमने पढ़े भी नहीं थे। तो वो देखो ऐसा सब्जेक्ट है जो अभी उसकी 1-2 साल से शुरुआत हुई है, ज्यादा क्वेश्चन भी उसके नहीं मिल रहे इस टाइम, क्वेश्चन उसके ज्यादा नहीं मिल रहे। उसके क्वेश्चन सीएचओ में पूछे जाते हैं बहुत ज्यादा, जो अदर एग्जाम होते हैं नर्सिंग में। यहाँ पर ये पिछली ईयर हुआ आए हुए थे क्वेश्चन, इस साल आए हुए हैं। तो ये चीजें आपको जब क्वेश्चन इनके नहीं मिलेंगे तो बच्चों को दिक्कत थोड़ा होगी। ठीक है, लेकिन आप कोशिश करेंगे आगे कि आपको ज्यादा से ज्यादा नर्सिंग एप्टीट्यूड में क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा कराए जाए। ठीक है, द लेडी विद लैंप, द लेडी विद लैंप किसे कहा जाता है, तो ये क्वेश्चन हमने आपको नर्सिंग एप्टीट्यूड में कराया था। वो महिला आपकी है, आप सभी को पता है, जानी मानी, आप सभी नाम भी जानते हैं, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो थी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो आपकी थी, वो उन्हें ही क्या कहा जाता था, द लेडी विद द लैंप कहा जाता, जिनका जन्म कब हुआ था, 12 मई को हुआ था। इसी दिन नर्स डे मनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन हमने आपको अपनी क्लासों में सॉल्व कराया हुआ है, आपने देखी होगी क्लास। आप क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि यहाँ पर केमिकल सिल्क मेड, जो केमिकल आपका सिल्क है, सिल्क जो है, इसी प्रकार का क्वेश्चन मेरे पास भेजा कि क्या है आपका,
जो केमिकल सिल्क है, केमिकल सिल्क यानी सिल्क जो होता है वो किस प्रकार का केमिकल है, किससे बना हुआ होता है, तो ये प्रोटीन है एक प्रकार की। क्या है आपकी? प्रोटीन। केमिकल जो सिल्क होता है, रेशम जो होता है, जो रेशम कीट से प्राप्त किया जाता है, उसकी कीट का नाम है बोमिकस मोराई, उससे ये प्राप्त किया जाता है। तो ये एक प्रकार का प्रोटीन है आपका। जो सिल्क होता है वो एक प्रकार का क्या होता है? प्रोटीन होता है। जबकि सेलुलोज की बात की जाए तो वो आपका कार्बोहाइड्रेट होता है। सेलुलोज क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, काइटिन कार्बोहाइड्रेट होता है, आपका स्टार्च कार्बोहाइड्रेट होता है, लेकिन जो रेशम है आपका वो क्या है? एक प्रकार की प्रोटीन है। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्वेश्चन पूछा गया था कि आपका दिलाई जो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? दिलाई जो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? किस नदी, कौन सी नदी आपसे पूछी गई थी? तो हमने शुरुआत में आपको लगभग 1 महीना पहले के टाइम जब हमने जीके की शुरुआत में वीडियो डाली हुई थी शुरू में, तब हमने ये क्वेश्चन आपको कराया हुआ था। मैंने सभी जो भी प्रमुख आपके राज्य थे या जो भी प्रमुख शहर थे वो सबकी हमने आपको बताया था किस नदी के किनारे है आपका, ये हमने क्लास में कराया हुआ है। नहीं तो आप जीके की वीडियो खोल के जाके देख सकते हो। दिलाई जो है वो आपका किस नदी के किनारे है? तो ये यमुना नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? यमुना नदी के किनारे। जिन बच्चों ने क्लास देखी होगी वो क्वेश्चन बिल्कुल सही करके आए होंगे। ये यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, आगे देखिए, व्हाट इज बेबी कंगारू कॉल्ड? कंगारू, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है। ये क्वेश्चन शायद किसी ने भी नहीं कराया होगा यूट्यूब पर कि कंगारू के बच्चे को क्या कहते हैं। कंगारू के बच्चे को क्या कहा जाता है? तो कंगारू के बच्चे को जो कहा जाता है वो जॉयस कहा जाता है। कंगारू के बच्चे को क्या कहा जाता है? तो जॉयस कहा जाता है। आप यहाँ पर लिख लीजिएगा, और ऐसा नहीं, ऐसा लिखा जाएगा जॉय, JOE जॉय कहा जाता है। कंगारू के बच्चे को क्या कहा जाता है? जॉय कहा जाता है। आगे के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कभी कभार आपसे पूछ लिया जाए। अब क्वेश्चन आपसे पूछा गया था विटामिन से। विटामिन से कई क्वेश्चन यहाँ पर आए हुए हैं। विटामिन जो आपका चैप्टर है, टॉपिक है, उससे कई क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। फैट सॉल्युबल विटामिन। अब ये विटामिन आपको चैप्टर कहाँ पढ़ने को मिलेगा? तो ये 11th क्लास में पढ़ने को मिलेगा। 11th क्लास की बायोलॉजी में जो आपका जैव अणु चैप्टर है वहां पर दिया हुआ, अलग से भी आपको पढ़ने को मिलता है ये चैप्टर। तो ठीक है, तो फैट सॉल्युबल विटामिन हमने आपको बताई थी 2 प्रकार की होती है। एक आपकी फैट में होती है और एक आपकी वाटर में सॉल्युबल होती है। वाटर में आपको, फैट में कौन कौन सी होती है? तो केवल आप बी और सी को छोड़ दो, बी और सी, बसा बी और सी को छोड़ दो, से सभी आपकी जो होती है वो फैट में सॉल्युबल होती है। बी और सी जो होती है वाटर में घुलनशील होती है, जल में घुलनशील विटामिन है। विटामिन जो आपकी होती है वो 2 प्रकार की होती है, फैट में, एक आपकी वाटर में जो होती है वो बी और सी होती है। और फैट में जो आपकी होती है वो आप सभी को पता है वो कौन कौन सी होती है? ए होती है, डी होती है, ई होती है और के होती है। ये चारों विटामिन जो आपकी है वो फैट में सॉल्युबल होती हैं। अब ऑप्शन उसमें कैसा दिया था? शायद विटामिन ए का ऑप्शन दिया हुआ था, जैसा कि यहाँ पर बच्चों ने मेरे पास क्वेश्चन भेजे हुए थे। तो यहाँ पर ए, डी, ई के जो है वो ये आपकी फैट में सॉल्युबल होती हैं। हमने आपको वैज्ञानिक वो रासायनिक नाम भी बताए थे आपको। इनके कमी से रोग भी हमने आपको सभी बता दिए थे, विटामिन B1, B2, B3। एक दिन हमने आपको सभी क्लास में कराए हुए थे, शाम वाली क्लास में 4 बजे। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका क्लॉटिंग से पूछा गया था कि ब्लड क्लॉटिंग में कौन ऐसा सहायक है? ब्लड को क्लॉट करने में कौन सी विटामिन सहायक है? क्वेश्चन शायद इस प्रकार का पूछा गया है। तो ब्लड क्लॉटिंग में जो आपकी यदि प्रोटीन पूछी जाए तो आपकी फाइब्रोनोजिन हो जाती है उसमें। अब कैसा क्वेश्चन था पता नहीं, लेकिन यही क्वेश्चन था उसमें कि ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर कौन से है आपके। तो फाइब्रोनोजिन प्रोटीन हो जाएगी, प्रोथ्रोम्बिन हो जाएगी आपकी। प्रोथ्रोम्बिन जो है ये आपकी प्रोटीन ऐसी होती है जो ब्लड को क्लॉट करने में सहायक होती है। लेकिन ऐसी कौन सी विटामिन है जो विटामिन का नाम पूछा जाए तो विटामिन के संबंधित है वो आपका। तो क्या आंसर हो जाएगा उसका? विटामिन के। विटामिन के की कमी जब आप में हो जाती है तो रक्त का थक्का नहीं बनता है, ब्लड क्लॉट नहीं होता है वहां पर, रक्त का स्कंदन नहीं होता है वहां पर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा वो आपने अपने हिसाब से लगा दिया होगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि अल्जाइमर्स डिसीज इज रिलेटेड टू। अल्जाइमर जो डिसीज है ये किससे रिलेटेड है? तो अल्जाइमर डिसीज जो है वो आपका ब्रेन से रिलेटेड है। ये भी क्वेश्चन हमने अपनी क्लासों में कराया हुआ है। अल्जाइमर डिसीज जो है वो किससे रिलेटेड है? तो ये ब्रेन से डिसीज है, यानी कि मस्तिष्क से संबंधित आपका एक रोग है। ठीक है, आगे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर कि हु डिस्कवर बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की खोज किसके द्वारा की गई है? तो बैक्टीरिया की जो खोज है वो आप सभी को पता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक के द्वारा,
एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक के द्वारा बैक्टीरिया की खोज की गई थी। ठीक है, किसकी खोज की गई? बैक्टीरिया खोज किसके द्वारा की गई? तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक के द्वारा की गई थी, जिन्हें सजीव कोशिका का जनक कहा जाता है। सजीव कोशिका की खोज किसने की थी? यदि पूछा जाए सजीव कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो वो भी आपकी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक के द्वारा की गई थी। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया यहाँ पर, एंजाइना डिसीज इज रिलेटेड टू। एंजाइना डिसीज जो है वो किससे रिलेटेड करता है, किससे संबंधित है? तो एंजाइना नाम का जो डिसीज है आपका, वो आपका हार्ट से संबंधित डिसीज है। किससे संबंधित है? हार्ट, यानी हृदय से संबंधित एक प्रकार का रोग है, जो कोरोनरी आर्टरी होती है उससे संबंधित ये रोग है। कोरोनरी CAD यानी कोरोनरी आर्टरी डिसीज है ये। और जो आपका कोरोनरी कहाँ से संबंधित है आर्टरी? तो कोरोनरी धमनी जो होती है वो आपके हृदय से संबंधित होती है। तो ये हार्ट डिसीज है आपका। कैसा डिसीज है? हार्ट। अब उसको मैं आपको ऑप्शन दिया हुआ, हार्ट, किडनी, लिवर, तो आपका राइट आंसर जो होगा वो हार्ट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, आगे देखिए, आगे आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पर, वो आपसे पूछा गया, द प्लांट इज फोटोसिंथेसिस इन वाटर टेक। जो प्लांट पौधे जो होते हैं फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण के टाइम पानी कहाँ से लेते हैं? तो आप सभी को पता है वो जड़ों की सहायता से लेते हैं। किसकी सहायता से? जड़ों यानी कि रूट की सहायता से वो पानी को लेते हैं। जड़ों में पाए जाने वाले जो रेशे होते हैं, छोटे छोटे रोम पाए जाते हैं, उन्हीं की सहायता से ये पानी को अवशोषित करता है। और साथ ही साथ ये कहाँ तक पहुंचाते हैं? जाइलम ऊतक की सहायता से। जाइलम ऊतक की सहायता से पानी जो होता है वो पत्तियों तक जाता है। पत्तियों में फिर क्या बनता है? भोजन बनता है। भोजन बनने के बाद जो भी भोजन बनता है वो फ्लोएम की सहायता से, किसकी सहायता से? फ्लोएम ऊतक की सहायता से पूरे पादप में पहुंचा दिया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन जो पूछा गया था कि वाटर कहाँ से लेते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, तो वो रूट की सहायता से लेते हैं। किसकी सहायता से? रूट की सहायता से। आगे देखिए, आगे आपसे क्वेश्चन जो पूछा गया, ये क्वेश्चन तो पता नहीं हमने कितनी बार आपको कराया होगा। जब भी फल हमने आपको कराए होंगे, फल से संबंधित क्वेश्चन कराए, या आपने सेकेंड चैप्टर जब भी हमने पढ़ाया होगा बायोलॉजी में, सेकेंड चैप्टर 12th क्लास का जब भी हमने पढ़ाया होगा, तो ये क्वेश्चन हमने जरूर आपको सॉल्व कराया होगा। क्वेश्चन आपका क्या है कि द एग्जाम्पल ऑफ पार्थेनोकार्पिक यानी अनसेक फलन के उदाहरण बताइए। अनसेक फलन, बिना निषेचन के फल का निर्माण होना क्या कहलाता है? अनसेक फलन कहलाता है। इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? तो इसके एग्जाम्पल आपका बनाना हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल आपका पाइन एप्पल हो जाएगा, और आपका अंगूर यानी कि ग्रेप्स हो जाएगा। ये सब एग्जाम्पल जो आपके हैं वो काय के? केला जो होता है, बनाना, ये आपका अनसेक फलन का उदाहरण है। ठीक है, शायद यही ऑप्शन में दिया हुआ था उसमें। आगे देखिए, आगे आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि द ऑल आर्टरी कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सपेक्ट ऑफ टू कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी सभी धमनियां जो होती है वो ऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजन युक्त रक्त को ले जाती है, लेकिन इस किसके अलावा ऐसी कौन सी धमनी है जो आपके अनऑक्सीकृत यानी कि जो आपका CO2 युक्त रक्त को लेके जाती है? तो हमने कई बार आपको ये क्वेश्चन कराया हुआ है कि जो आपकी पल्मोनरी धमनी होती है, पल्मोनरी जो आर्टरी होती है, पल्मोनरी जो आर्टरी आपकी होती है, ये रक्त को फेफड़ों तक ले जाती है। फेफड़ों तक जो अशुद्ध रक्त होता है, फेफड़ों में जो अशुद्ध रक्त होता है आपका CO2 युक्त जो रक्त कहाँ होता है? आपके हृदय के दाएं साइड में। हृदय का जो दायां साइड होता है उसमें दाएं आलिंद और दाएं निलय में दाएं आर्टियल दाएं जो आरटीएम होता है, दाएं वेंट्रिकल जो होता है, उसमें जो रक्त होता है वो आपका अशुद्ध रक्त होता है। ये अशुद्ध रक्त शुद्ध होने के लिए फेफड़ों में जाता है जब भी, तो वो पल्मोनरी धमनी के द्वारा जाता है। किसके द्वारा जाता है? पल्मोनरी धमनी के द्वारा जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो आपका होगा वो पल्मोनरी धमनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पल्मोनरी धमनी, यानी कि पल्मोनरी आर्टरी जो होती है वो ऑक्सीजन युक्त रक्त को नहीं ले जाती है, बल्कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फेफड़ों तक ले जाती है। ठीक है, आगे देखिए, आगे आपसे क्वेश्चन, अच्छा भाई पूछ लिया गया, अभी बताया जस्ट हमने। आगे आपसे जो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ किडनी, यानी किडनी की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? तो कई बार हमने क्वेश्चन बताया, नॉर्मली क्वेश्चन है जनरली। किडनी की सबसे छोटी इकाई को आपको पता है, किडनी में जो इकाई होती है उसकी यूनिट होती है, उसे क्या कहा जाता है? तो वो उसे नेफ्रॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेफ्रॉन। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ किडनी किसे कहा जाता है? तो नेफ्रॉन को कहा जाता है। ठीक है, आपके बहुत सारे क्वेश्चन सही गए होंगे बायोलॉजी में, तो मैं ऐसी आशा करती हूँ कि आपने 40 में कम से कम हमारे हिसाब से 35 क्वेश्चन सही करके आए होंगे। तो मुझे कमेंट करके आप जरूर बताएं कि कल के पेपर में आप 40 में से कितने क्वेश्चन सही करके आए। 40 में 40 करके आए हुए हो कि 40
इसमें 35 या 36, 30 कितने क्वेश्चन आपके सही गए हुए हैं, ये मुझे कमेंट करके एक बार सभी स्टूडेंट्स जरूर बता देना। और दूसरी बात, नोड या क्वेश्चन पूछा गया कि नोड ऑफ रेनवियर इज फाउंड। कई बार हमने क्वेश्चन कराया आपको क्लासों में कि नोड ऑफ रेनवियर जो होता है वो कहाँ पाया जाता है, तो ये आप सभी को पता है, ये न्यूरॉन से संबंधित है। न्यूरॉन में जो आपकी होती है, न्यूरॉन क्या होता है, तो नर्वस सिस्टम की जो सबसे छोटी यूनिट होती है, इकाई होती है, उसे न्यूरॉन कहा जाता है। न्यूरॉन की जब संरचना आप बनाते हो तो उसका जो एक्सॉन वाला पार्ट होता है, एक्सॉन वाला जो पार्ट होता है उसी में आपका क्या पाया जाता है, नोड ऑफ रेनवियर पाया जाता है। नोड ऑफ रेनवियर जो होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, एक्सॉन पार्ट में पाए जाते हैं न्यूरॉन के। ठीक है, आगे देखिए, आगे आपको क्वेश्चन दिया कि विच पेयर ऑफ बैक्टीरियल डिसीज। यहाँ पर एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है, लेकिन ये क्वेश्चन कैसे पूछा गया वो तो नहीं पता है, लेकिन आपसे बैक्टीरिया से होने वाली डिसीज पूछी गई थी। तो बैक्टीरिया से होने वाली डिसीज हमने आपको परसों ही पीडीएफ भेजी थी उस टेलीग्राम चैनल पर। कॉलेरा जो आपका है, आपका डिफीथीरिया है, क्या है आपका डिफीथीरिया है, आपके टीबी है, ये सब रोग जो आपके हैं, वो आपका कॉलेरा है, टिटनेस है आपका, ये सब आपके रोग कैसे होते हैं, टिटेनस जो होता है वो आपका कैसे होता है, बैक्टीरिया से होने वाला डिसीज है। तो आपको पता होगा कौन सा, जो आपने ऑप्शन देख लिया होगा उसमें लगा भी दिया होगा और आपका आंसर भी सही होगा, क्योंकि ये बहुत ही नॉर्मली क्वेश्चन था आपके लिए। एक क्वेश्चन आपका हार्मोन से पूछा गया, ये हार्मोन से जो क्वेश्चन आया हुआ है ये क्लास 11 से क्वेश्चन आया हुआ है। क्लास 11 से ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि बताइए IAA इनहिबिट द ग्रोथ। IA जो होता है वो किसकी ग्रोथ को रोकता है, तो ये आपका ऑप्शन उसमें दिया था, लीव्स दिया था, सूट दिया था, रूट दिया था और स्टेम दिया था। तो वहाँ पर जो आपका राइट आंसर जो आपका होगा वो आपका क्या हो जाएगा, वहाँ पर राइट आंसर जो होगा, वैसे तो देखा जाए तो वहाँ पर लेटरल एक्सिलरी बर्ड्स होगा, या लेटरल एक्सिलरी बर्ड्स ऑप्शन में दिया है तो वही ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। शायद उसमें ये ऑप्शन नहीं था, तो उसमें जो ऑप्शन आपका सही होगा वो कौन सा हो जाएगा, आपका सूट भाग जो हो जाएगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब सूट में आपका तना भाग आ जाता है, तो इसमें आप तना दिया था कि सूट दिया था ये क्लियर नहीं मुझे हो पा रहा है, लेकिन यहाँ पर राइट आंसर जो आपका होगा वो आपका स्टेम भाग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो आपका होगा वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्टेम होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तना को ये क्या करता है, इनहिबिट करता है, रोकता है उसकी ग्रोथ को। ठीक है, और देख लेंगे इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा से, क्या क्वेश्चन क्या था सही से, ये मुझे क्लियर नहीं पता चल पा रहा है। आई क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि हाउ डज ह्यूमन स्पर्म लोकोमेट, यानी जो ह्यूमन का स्पर्म जो होता है, शुक्राणु जो होता है वो कैसे गति करता है, किसकी सहायता से गति करता है, तो उसमें क्या पाए जाते हैं आप सभी को पता है, उसमें फ्लैजिला नाम की संरचना, फ्लैजिला की सहायता से, फ्लैजिला जो होता है वो फ्लैजिला पाया कहाँ जाता है, तो या तो टेल ऑप्शन में दिया है तो टेल ही आपका हो जाएगा, या टेल नहीं दिया था ऑप्शन में तो फ्लैजिला उसका राइट आंसर होगा। ठीक है, फ्लैजिला या टेल की सहायता से वो क्या करता है, गति करता है, कौन, ह्यूमन स्पर्म यानी कि मानव शुक्राणु से क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2-3 पूछे गए, जैसा कि बच्चों ने बताया मुझे। और एक क्वेश्चन आपका फिर पूछा गया कि व्हाट पार्ट ऑफ स्पर्म होल्ड्स द हैप्लॉइड क्रोमोटिन, यानी कि जो आपके हैप्लॉइड क्रोमोटिन होते हैं। देखो स्पर्म से क्वेश्चन पूछा गया कि स्पर्म से नहीं, युग्मक से पूछा गया कि युग्मक क्या होते हैं, युग्मक जो गेमीट आपके होते हैं वो क्या होते हैं। तो गेमीट हमने आपको कई बार बताया कि गेमीट जो भी होते हैं, चाहे नर युग्मक हो, चाहे मादा युग्मक हो, चाहे मेल गेमीट हो, चाहे आपका फीमेल गेमीट हो, वो हमेशा याद रखिए वो अगुणित होता है, इनकी हैप्लॉइड होते हैं। कैसे होते हैं, हैप्लॉइड। जबकि जायगोट जो आपका होता है, जायगोट जो होता है वो हमेशा याद रखिए वो दुगुणित होता है, इनकी डिप्लॉइड होता है। ये क्वेश्चन आपसे पैरामेडिकल में पूछा जा सकता है कि बताइए जायगोट क्या होता है। अभी गेमीट पूछ लिया तो हो सकता है वो जायगोट को आप पूछ लें आपसे, तो आपसे जायगोट जब भी पूछा जाए तो आप बता के आना, वहां पर लिख के आप टिक करके आ जाना। जायगोट जो होता है वो आपका कैसा होता है, जायगोट जो होता है वो आपका दुगुणित होता है, इनकी डिप्लॉइड होता है। लेकिन स्पर्म में जो क्रोमेटिन पाए जाते हैं, हैप्लॉइड जो क्रोमेटिन पाए जाते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, तो क्रोमेटिन जो आपको पता है वो केंद्रक के अंदर होंगे। अब केंद्रक कहाँ होता है, तो केंद्रक आप सभी को पता है वो हेड पार्ट में होता है। जो शीर्ष भाग होता है आपका, जो शुक्राणु का जो शीर्ष भाग होता है, आपको पता है शुक्राणु को 3 भागों में बांटा जाता है। शुक्राणु को 3 भागों में बांटा जाता है, इस प्रकार से 3 भागों में ये बटा हुआ होता है। ये इसकी पूंछ होती है, ये इसमें मध्य भाग जो होता है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होती है, ये इसका फ्लैजिला होता है। क्या होता है, फ्लैजिला। और साथ ही साथ यहाँ पर उसकी क्रोमोसोम, वो एक्रोसोम होता है।
यहीं पर उसका केंद्रक होता है। तो केंद्रक जो पार्ट होता है, जो हेड पार्ट होता है, ऊपर वाला पार्ट, शीर्ष भाग जिसे कहते हैं, उसी में आपका हैप्लॉइड क्रोमोटिन पाया जाता है। और जो मध्य भाग होता है, ये क्वेश्चन आपसे अब पैरामेडिकल में पूछा जा सकता है कि बताइए स्पर्म के किस भाग में माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। तो स्पर्म का जो मध्य भाग होता है, मिडिल पार्ट होता है, उसी में आपकी माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है, जो स्पर्म को ऊर्जा देने का कार्य करती है। और जो आपका टेल पार्ट होता है, उसमें आपके फ्लैजिला पाया जाता है, जो उसे गति करने में सहायता पहुंचाता है। ठीक है, तो ये आप क्वेश्चन को सॉल्व करके आए होंगे अच्छी तरीके से। क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दिया था उन्होंने, लेकिन आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो आप पक्का करके आएंगे। एक क्वेश्चन आपका बीओडी से आया हुआ था, बीओडी से आया था क्वेश्चन, वो मेरे पास क्वेश्चन तो पूरा नहीं है, लेकिन क्वेश्चन आपका बीओडी से आया था, जो हमने परसों की क्लास में आपको सॉल्व कराया था, परसों या नरसों क्लास में। बीओडी की फुल फॉर्म आपसे तो नहीं पूछी गई होगी। क्वेश्चन एक आया था कि बीओडी क्या होता है। तो बीओडी देखो आप सभी को पता है, जहां पर सीवेज वाटर होता है, जहां पर आपका सीवेज वाटर होता है, वहां पर बीओडी जो होती है वो हमेशा ज्यादा होती है, क्योंकि वहां पर कार्बन की मात्रा ज्यादा होती है, ऑक्सीजन की मात्रा जो होती है वो कम होती है। तो वहां पर बीओडी कैसी होगी, ज्यादा होगी। और जो आपका फ्रेश वाटर होता है, जो आपका फ्रेश वाटर होता है, वहां पर बीओडी जो होती है वो आपकी कम होती है, क्योंकि वो आपका स्वच्छ पानी है। स्वच्छ पानी में ऑक्सीजन की मात्रा सही होगी, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ऑक्सीजन जब सही होगी तो बीओडी आपकी कैसी होगी, कम होगी, यानी कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बीओडी की जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये फुल फॉर्म है इसकी। अब यहाँ पर क्या क्वेश्चन था, लेकिन आया था बीओडी से। और ये चैप्टर कौन सा है, तो ये चैप्टर आपका है क्लास 12th बायोलॉजी में, जो आपका सूक्ष्म वाला चैप्टर है, 10वां चैप्टर है आपका, सूक्ष्म जीव से संबंधित है, वहीं से क्वेश्चन आपका आया हुआ था। ठीक है, 12th क्लास से। आगे देखिए, आगे आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि विच ऑफ द टिश्यू इज प्रेजेंट इन द इंस्टाइन ग्लैंड्स, जो आंतरिक ग्रंथियां होती है उसमें कौन सा टिश्यू पाया जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो आंतरिक ग्रंथियां जो होती है उसमें कौन सा एपिथेलियल टिश्यू होता है, शायद इस प्रकार का क्वेश्चन था। तो ये इसका राइट आंसर आपका होगा ग्लैंडर। ग्लैंडर मेरे पास देखो क्वेश्चन बच्चों ने भेजे हैं, जैसे भेजे वैसे हम सॉल्व करा रहे हैं। ठीक है, तो आप ये ना कहें कि आप कहां से क्वेश्चन लेके आए। ग्लैंडर एपिथेलियल, ग्लैंडर एपिथेलियल टिश्यू वहां पर पाया जाता है, जो आंतरिक ग्रंथियां होती हैं उसमें कौन सा एपिथेलियल होता है, तो वो आपका ग्लैंडर एपिथेलियल पाया जाता है। ठीक है, एपिथेलियम, एपिथेलियम आपका पाया जाता है। आगे देखिए, आगे आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि इमरजेंसी हार्मोन किसे कहा जाता है। पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन हमने अपनी क्लासों में सॉल्व कराया होगा, पीछे वाली जो क्लास है आपकी हमने कराई हुई थी। इमरजेंसी हार्मोन किसे कहा जाता है, जब भी हार्मोन एडिडियल पे बात चली होगी तो हमने ये क्वेश्चन आपको कराया होगा। तो इमरजेंसी आपातकालीन जैसे हार्मोन या संकट मोचक हार्मोन जिसे कहा जाता है, वो आपका हार्मोन है एड्रीनेलिन, जो एड्रीनल ग्रंथि के मेडुला भाग से स्रावित होता है। एड्रीनेलिन, एड्रीनेलिन नाम का जो हार्मोन होता है, एड्रीनेलिन नाम का जो हार्मोन होता है वो आपका कहां से निकलता है, तो वृक्क यानी कि किडनी के जो वो एड्रिनल ग्रंथि के मेडुला पार्ट से, एड्रिनल ग्रंथि के मेडुला पार्ट से आपका ये हार्मोन निकलता है, जिसे क्या कहा जाता है, तो इमरजेंसी हार्मोन या आपका आपातकालीन हार्मोन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे देखिए, आप करके आए हुए, ये क्वेश्चन हम करा चुके हैं, ये भी हो गया। आगे क्वेश्चन है हमारा कि द अदर नेम ऑफ गाइनोसियम, गाइनोसियम का दूसरा नाम क्या है। गाइनोसियम जो है वो क्वेश्चन शायद ये था कि गाइनोसियम जो है वो किससे संबंधित है। गाइनोसियम का शायद अदर नाम पूछा था, या गाइनोसियम किससे संबंधित है। तो गाइनोसियम तो पहली बात तो ये फ्लावर जो आपका फूल होता है उसका फीमेल पार्ट है। कौन सा पार्ट है, फीमेल पार्ट है ये। और इसे किस नाम से और जाना जाता है, तो गाइनोसियम जो होता है उसकी इकाई यदि आपसे पूछी गई है तो उसकी यूनिट को क्या कहते हैं, गाइनोसियम की यूनिट को पिस्टिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पिस्टिल कहा जाता है। गाइनोसियम की जो यूनिट होती है उसे कार्पल कह दो, कार्पल या पिस्टिल के नाम से इसे और जाना जाता है। इसकी यूनिट होती है ये, ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है, इकाई, तो कार्पल कह दो चाहे पिस्टिल कह दो। ठीक है, अब कैसा ऑप्शन था वो आपको पता होगा। ठीक है, आगे देखिए, क्वेश्चन जो आपका आया हुआ है वो हम आपको बता देते। क्वेश्चन आपका आया, ये नर्सिंग एप्टीट्यूड में आया हुआ शायद है कि व्हाट डू यू कॉल टीथ डॉक्टर, दांतों के डॉक्टर को क्या कहा जाता है, तो दांतों के डॉक्टर को डेंटिस्ट कहा जाता है। दांतों के डॉक्टर को क्या कहा जाता है, डेंटिस्ट कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपको पता होगा, ये नॉर्मली क्वेश्चन है जो आप सुनते रहते हो। तो ये क्वेश्चन मेरे पास बच्चों ने भेजे हुए थे, वो हमने आपको करा दिए। आपके पास कोई भी क्वेश्चन है, चाहे फिजिक्स का हो, चाहे बायोलॉजी का हो, जीके का हो, या आपके पास नर्सिंग एप्टीट्यूड का हो,
इंग्लिश का हो, जो भी आपके पास क्वेश्चन हो वो मेरे पास सेंड कर दीजिएगा। जिससे क्या होगा, आगे वाले बच्चों को भी पता चल जाएगा कि एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, हमें भी पता चल जाएगा और आपकी बहुत ज़्यादा इसमें हेल्प हो जाएगी आपके द्वारा भी कि हाँ क्वेश्चन यदि आप भेज दोगे तो बाकी के बच्चों की हेल्प हो जाएगी, उन्हें भी पता चल जाएगा और आपका पेपर भी सॉल्व हो जाएगा। हम आपका पेपर सॉल्व करा देंगे। जो भी बचे क्वेश्चन हैं वो हमारे पास भेज दीजिएगा। एक टेलीग्राम चैनल है जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने दे दी है। अब आपको पता चल चुका होगा पेपर कैसा पूछा जाता है एग्जाम में, और पैरामेडिकल वाले बच्चों को भी पता चल चुका होगा जो बच्चे 18 जून को पेपर देने के लिए जाएंगे। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पेपर में क्वेश्चन गलत हुआ है कोई बात नहीं है, गलत तो सही होते रहते। ये तो आपको जब टेस्ट आपका एग्जाम जब आएगा, वो सॉरी रिजल्ट जब आएगा तब आपको पता चल जाएगा। बात करते कि आंसर की कब इसकी आएगी, तो आंसर की जो आपकी आएगी वो कब तक आ जाएगी, तो ये लगभग 10 या 15 दिन के बीच में, 10 या 15 दिन के बीच में आपकी आंसर की आपको देखने को मिल जाएगी। आंसर की आएगी, आंसर की बाद तुरंत ही आपका रिजल्ट आ जाएगा और रिजल्ट आने के बाद ही आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया है जो वो स्टार्ट हो जाएगी। आगे की जो भी जानकारी होगी वो हम आपको देते रहेंगे, अपडेट जो भी होगी जैसी भी आएगी मैं आपको बता देंगे, सबसे पहले सटीक जानकारी देंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा और देखते हैं, मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।